नमस्कार, मैं हूं नम्रता। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज़। हमारे खास प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम या फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिन्हें मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है, भारतीय गणतंत्र के 11वें निर्वाचित राष्ट्रपति थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता के रूप में विख्यात रहे। तो आज हम हमारे खास प्रोग्राम में बताएंगे भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के जीवन के बारे में। चमत्कारिक प्रतिभा के धनी थे कलाम साहब। भारत के ऐसे पहले वैज्ञानिक हैं जो देश के 11वें राष्ट्रपति के रूप में पद पर भी आसीन हुए। वे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन और डॉक्टर जाकिर हुसैन के बाद देश के ऐसे राष्ट्रपति थे जिन्हें राष्ट्रपति बनने के पहले देश का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। साथ ही साथ वे देश के इकलौते राष्ट्रपति हैं जिन्होंने आजन्म अविवाहित रहकर देश सेवा का व्रत लिया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम कस्बे के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता जैनुल आबिदीन नाविक थे। वे 5 वक्त के नमाजी भी थे और दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर रहते थे। कलाम की मां का नाम आसिमा था, जो कि गृहिणी थी। 7 भाई बहनों वाले परिवार में कलाम सबसे छोटे थे, इसलिए उन्हें अपने माता पिता का दुलार ज़्यादा मिला। 5 साल की उम्र में रामेश्वर के एक प्राथमिक स्कूल में कलाम की शिक्षा की शुरुआत हुई। उनकी प्रतिभा को देखकर उनके शिक्षक बहुत ही प्रभावित हुए और उन पर विशेष स्नेह रखने लगे। कलाम का बचपन बड़ा ही संघर्षपूर्ण रहा। वे प्रतिदिन सुबह 4 बजे उठकर गणित का ट्यूशन पढ़ाने जाया करते थे। वहां से 5 बजे लौटने के बाद वे अपने पिता के साथ नमाज पढ़ते थे। फिर घर से 3 किलोमीटर दूर स्थित धनुषखेड़ी रेलवे स्टेशन से अखबार लाते और पैदल घूम घूम कर बेचते थे। 8 बजे तक वे अखबार बेचकर घर लौट आते। उसके बाद तैयार होकर वे स्कूल चले जाते। स्कूल से लौटने के बाद शाम को वे अखबार के पैसों की वसूली के लिए निकल जाते। प्राइमरी स्कूल के बाद कलाम ने हाई स्कूल रामनाथपुरम में एडमिशन लिया। वहां की शिक्षा पूरी होने के बाद उन्होंने 1950 में सेंट जोसेफ कॉलेज में प्रवेश लिया। वहां से उन्हें भौतिकी और गणित विषयों के साथ बीएससी की डिग्री मिली। अपने अध्यापकों की सलाह पर उन्होंने स्नातकोत्तर की शिक्षा मद्रास यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी चेन्नई का रुख किया, जहां उन्होंने अपने सपनों को आकार देने के लिए एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग का चयन किया। 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए और उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निदेशक के रूप में भारत के पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। इस कार्य को कलाम ने 1980 में बहुत ही मेहनत और लगन के साथ संपन्न किया। उनकी इसी सफलता के बाद भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इस दौर में वो इसरो में भारत के उपग्रह प्रक्षेपण यान परियोजनाओं के निदेशक के पद पर नियुक्त हुए। इसरो के कार्यालय के दौरान ही उन्होंने और भी उपलब्धियां हासिल की, जैसे नासा की यात्रा, प्रसिद्ध वैज्ञानिक राजा रामन्ना के साथ मिलकर भारत का पहला परमाणु प्रक्षेपण गाइडेड मिसाइल्स को डिजाइन करना। डॉक्टर कलाम पायलट बनना चाहते थे, नहीं बन पाए, तो भी निराशा को पकड़कर नहीं बैठे, बल्कि नाकामी के कंधे पर चढ़कर हिंदुस्तान को एक महाशक्ति बनाने की तैयारियों में जुट गए। आज जिन मिसाइलों पर हिंदुस्तान को गर्व होता है, लेकिन उन मिसाइलों को बनाकर कलाम साहब खुद ही मिसाइल मैन बन गए। कलाम के शब्दों में ही कहे तो बारिश के दिनों में चिड़िया बसेरा ढूंढती है, लेकिन बाज आसमान से ऊपर उड़ान भरता है। कलाम साहब की बुलंदियां इन्हीं दलीलों के से हौसले की उड़ान कुछ ऐसे ही तय की गई है। कलाम साहब की इच्छा थी कि वे वायुसेना में भर्ती हों तथा देश की सेवा करें, लेकिन इस इच्छा के पूरी न हो पाने पर उन्होंने बेमन से रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पाद का चुनाव किया। वहां पर उन्होंने 1958 में तकनीकी केंद्र में वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक का कार्यभार संभाला। उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर वहां पहले ही साल में प्राधानिक लक्ष्य भेदी विमान के डिजाइन तैयार करके अपने स्वर्णिम सफर की शुरुआत की। डॉक्टर कलाम के जीवन में महत्वपूर्ण मोड़ तब आया जब वे 1962 में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो उन्होंने त्रिवेंद्रम में स्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर में फाइबर प्लास्टिक डिवीजन की स्थापना की। इसके साथ ही साथ
उन्होंने आम आदमी से लेकर सेना की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए अपने अनेक महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की। इन्हीं दिनों इसरो में स्वदेशी क्षमता विकसित करने के उद्देश्य से उपग्रह प्रक्षेपण यान कार्यक्रम SLV-3 की शुरुआत की। कलाम ने अपनी अद्भुत प्रतिभा के बल पर इस योजना की भली भांति अंजाम तक पहुंचाया तथा जुलाई 1980 में रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट में स्थापित करके भारत को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब के सदस्य के रूप में स्थापित कर दिया। कलाम की उस कामयाबी से तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी खासी प्रभावित हुई। उन्हीं की सलाह पर एडवांस गाइडेड मिसाइल का काम शुरू हुआ। कहा जाता है कैबिनेट ने उस प्रोजेक्ट को मंजूरी नहीं दी, लेकिन इंदिरा गांधी ने अब्दुल कलाम के इस प्रोजेक्ट के लिए सीक्रेट फंड का इंतजाम किया। आज की अग्नि, पृथ्वी और ब्रह्मोस जैसी मिसाइल उसी बुनियाद पर भारत की तत्काल का परचम लहरा रही हैं और दुनिया 11 और 13 मई 1998 को कैसे भूल सकती है, जब तमाम बंदिशों और अमेरिका के तमाम जासूस सैटेलाइट की निगरानी के बावजूद भारत पोखरण में परमाणु टेस्ट करने में कामयाब रहा। ये कलाम साहब की ही काबिलियत थी कि दुनिया को इस टेस्ट का भनक भी नहीं लगा। तब कलाम साहब भारत सरकार के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार थे। हालांकि तत्कालीन प्रधानमंत्री वाजपेयी जी ने उन्हें मंत्री पद का ऑफर दिया, लेकिन कलाम साहब ने ऑफर को मना कर दिया क्योंकि उनकी योजना तो देश के परमाणु ताकत के आधुनिक पहलुओं से लैस करनी थी। मार्च 1998 में कलाम साहब पूरे प्रोजेक्ट के साथ पीएम अटल बिहारी वाजपेयी से मिले और न्यूक्लियर मिसाइल प्रोग्राम के बारे में जानकारी दी। उसी दौरान परमाणु परीक्षण की मंजूरी मिल गई। प्रोजेक्ट का नाम रखा गया ऑपरेशन शक्ति और कलाम का नाम रखा गया। टेस्ट की तैयारी के साथ एक चुनौती भी थी। अमेरिका सैटेलाइट को इस बारे में कुछ भी पता न चल सके, इसलिए कलाम पोखरण जाने के लिए अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करते थे और ज्यादातर काम शाम में ही होता था। 11 मई की पहले ही टेस्ट और 13 मई को हुए 3 और टेस्ट से पहले दुनिया को भलक नहीं लगी और जब लगी तब कलाम पूरे हिंदुस्तान की परमाणु शक्ति के नायक बन चुके थे। विज्ञान का दरवाजा भारत के लिए खोलकर कैसे पहुंचे देश की बादशाह की कुर्सी तक दिखाएंगे आपको ब्रेक के बाद।